हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देवेंद्र सचदेवा दी फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत क्रूशियल एंड बहुत जरूरी कह सकते हैं मंथ के रिगार्डिंग। जी हाँ, बेसिकली अक्टूबर मंथ जो है वो खत्म हो गया है, दिवाली भी खत्म हो गई है और आपके हॉलीडेज भी खत्म हो गए हैं। और साथ ही साथ अक्टूबर मंथ के खत्म होते ही आपकी डेडलाइन जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के डेटा को करेक्ट करने की होती है वो भी नियर आ गई है। जी हाँ, एज पर दी सेक्शन 16(4) जो है 30 नवंबर 2024 या हर साल का 30 नवंबर जो है वो एक लास्ट डेट होती है आपके पास अपने लास्ट ईयर के सारे एरर्स को, अपने किसी भी टाइप के चेंजेस को करने के लिए। जी हाँ, अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत क्रूशियल मंथ होता है, तो इसको आपको करना पड़ता है। और अगर आप इसको नहीं करते तो आपकी एनुअल रिटर्न के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर की रिटर्न फाइल करने से पहले हमें किस टाइप की चीजों को ध्यान रखना है, हमें किस टाइप के रिकंसिलेशन जो है वो कर लेने चाहिए, हमें अक्टूबर की रिटर्न फाइल करने से पहले जो है किस टाइप के अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कि अक्टूबर की रिटर्न हमारे लिए किस तरीके से क्रूशियल है और हमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या जो डॉक्यूमेंटेशन है, किस टाइप के रिकंसिलेशन है जो कि अक्टूबर की रिटर्न में हमें फाइल करने से पहले कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि वाई अक्टूबर इज द लास्ट मंथ फॉर फाइल द जीएसटी। तो बेसिकली क्या है कि अक्टूबर मंथ जो है वो फाइनल मंथ होता है आपकी एडजस्टमेंट के लिए एंड साथ ही साथ इंश्योर करने के लिए आपके कोई भी कंप्लाइंस जो है, आपके कोई भी आपकी इनवॉइसेस जो है, कुछ भी आपका लास्ट ईयर का रह गया है उसको ठीक करने के लिए। तो अक्टूबर मंथ इसलिए हमारे लिए बहुत क्रूशियल जो है और वो इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी तरीके से अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से हमारे एनुअल रिटर्न के ऊपर इंपैक्ट करता है एंड सेक्शन 16(4) जो है वो क्या कहता है। तो बेसिकली क्या है कि एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलेशन बेसिकली में जो जब आप अपना 9 और 9C जो कि अभी नेक्स्ट मंथ आपको फाइल करना है, आप उसको फाइल भी करेंगे, तो 9C में जो आपका आईटीसी का रिकंसिलेशन जाएगा वो आपके लास्ट ईयर से ड्रिवन होकर जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना 9C फाइल कर रहे हैं और वो 9C फाइल करते टाइम आप कहीं से फ्रेश डेटा ला रहे हैं और उस फ्रेश डेटा के थ्रू 9C को फाइल करना है। आपकी जो लास्ट ईयर की रिटर्न्स हैं और उसके रिटर्न के बेस पे ही 9C जो है वो आपकी बुक्स के बेस पे ड्राइव होता है। तो 9C जो ड्राइव होता है वो ड्राइव होने के बाद में अगर आप चेंजेस करना चाहें बैकडेट में जाके तो वो नहीं कर सकते। तो आपके लिए अक्टूबर मंथ क्रूशियल हो जाता है कि आपको इस महीने में जाकर अपने सारे जो चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पर कर लेने हैं, जिससे कि आपका जो 9C है उस रिकंसिलेशन में आपका डेटा जो है वो ठीक तरीके से जाए, आपको किसी भी टाइप की कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो है वो 9C में जाके ना करनी पड़े जिसके लिए कि आपको बाद में फिर दिक्कत क्रिएट हो। साथ ही साथ सेक्शन 16(4) क्या कहता है कि 30 नवंबर जो है वो आपके पास लास्ट डेट है अपनी किसी भी टाइप की एडजस्टमेंट को करने के लिए। अब 30 नवंबर जो है कोई लास्ट डेट नहीं होती है। आप कहेंगे तो 30 नवंबर पे कैसे जाके कर लेंगे, 20 तो लास्ट। तो बेसिकली क्या है कि 20 जो है वो लास्ट डेट है, लेकिन उसके बाद भी अगर अब अपनी रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो 30 सितंबर को तो आपको वहां 30 नवंबर तक की डेट तक एक्सेप्ट हो जाएगा। सपोज टू से कि जैसे आपने अक्टूबर की रिटर्न अपनी फाइल करनी मिस कर दी, अब वो आपने रिटर्न फाइल करनी, अब आप क्या कर रहे हैं, अक्टूबर की रिटर्न की लास्ट डेट थी 20 नवंबर। अब 20 नवंबर को जब आप रिटर्न फाइल करने गए, आपने रिटर्न फाइल मिस कर दी और आपने वो रिटर्न को जाके फाइल किया 10 दिसंबर को। लेकिन अब अगर आप 10 दिसंबर को रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसमें जो आपने चेंजेस किए हैं लास्ट ईयर के वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि रिटर्न 20 तारीख को भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले 10 दिन में उसको 30 नवंबर तक आप फाइल कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि अक्टूबर की रिटर्न आप चाहे उसको जनवरी तक लेकर बैठे रहो और उसको फाइल ना करो और बाद में आप जाके पेनल्टी के साथ कर रहे हो, नहीं। 30 सितंबर जो है, 30 नवंबर जो है वो आपको वहां की डेट दी गई है रिटर्न को फाइल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन की एरियाज के ऊपर जो जिनके हमें फोकस रखना है अक्टूबर की रिटर्न को फाइल करने से पहले। तो सबसे पहला की और इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमारे लिए वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारे बुक्स के अंदर में जितने भी इनवॉइसेस हम लोगों ने बुक किए हैं वो सारे इनवॉइसेस को हमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि उन इनवॉइसेस में किसी भी तरीके से हम लोगों ने बुकिंग करते टाइम कोई इशू तो नहीं कर लिया है। साथ ही साथ हमें अपने टू बी के अंदर में जितने इनवॉइसेस हमें रिफ्लेक्ट हुए हैं
उनको अपने बुक्स के साथ में रिकंसाइल करना है कि इतने इनवॉइसेस हमें रिसीव हुए, इतने इनवॉइसेस का हमें आईटीसी मिल रहा है और ये बैलेंस इनवॉइसेस हैं जिनका आईटीसी हमें रिसीव नहीं हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, आपको अपनी आईटीसी को रिकंसिलेशन करना है अपनी बुक्स के साथ में। दूसरा जो मेजर पॉइंट है यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट की एडजस्टमेंट। जी हाँ, कई सारे बिजनेसेस में, क्या मैक्सिमम बिजनेस में क्रेडिट डेबिट नोट्स बनाए जाते हैं, कुछ सेल्स रिटर्न के रिगार्डिंग या कुछ डिस्काउंट, मल्टीपल तरीके क्रेडिट डेबिट नोट होते हैं। तो उन क्रेडिट डेबिट नोट्स की एडजस्टमेंट जो है वो सारी एडजस्टमेंट आपको देख लेनी है। कोई क्रेडिट डेबिट नोट अगर आपका मिस हो रहा है डालने के लिए, या कोई क्रेडिट नोट ऐसा है जो आपके इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था, आपसे रिलेटेड नहीं था बट आपके सप्लायर ने उसमें डाल दिया, तो आप उसकी एडजस्टमेंट को ठीक करवा लीजिए। तो ये आपके लिए क्रूशियल मंथ हो जाता है ये एडजस्टमेंट को करने के लिए। उसके बाद है सेल्स परचेज का रिकंसिलेशन। सेल्स इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट टू पे योर आउटपुट लायबिलिटी। गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू रिसीव हो रहा है वो आपकी आउटपुट लायबिलिटी के थ्रू हो रहा है, जो आप पे कर रहे हो कैश में। अब यहां पर क्या है कि अगर आपका कोई भी सेल इनवॉइस किसी भी तरीके से गलत चढ़ गया है वन में, या आपने इनवॉइस को गलत डाल दिया है, उसका प्राइस गलत हो गया, वट एवर द इशू इन द इनवॉइस, आप उसको इस मंथ की वन में डाल के अमेंड करके ठीक कर लीजिए। ये आपके पास लास्ट मंथ है, अब आप फिर वही 9 में जाकर करेंगे तो इशू क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर उसको आप ठीक कर लीजिए, अपनी सारी इनवॉइसेस निकालिए। आप इनवॉइसेस टैली से बनाते हैं, वेल एंड गुड है, टैली से बनाते हैं। अगर आपका कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, आप अकाउंटिंग टैली में या कहीं और कर रहे हैं, तो वो सारी रिटर्न्स को मैच कर लीजिए। आपका कोई इशू चल रहा है आपके वेंडर के सप्लायर के साथ जिसको आप सेल कर रहे हैं, तो वो सब आप चेक करके इस महीने में अपनी सेल और परचेज दोनों को ठीक कर लीजिए। अब एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यूज। अब यहाँ पर एक दूसरी एडजस्टमेंट की बात आती है जो कि एक मेन एडजस्टमेंट आ जाती है, जैसे कि डिस्काउंट की और करेक्शंस की, और साथ ही साथ सेल रिटर्न जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो आप कर लीजिए, ये आपके पास लास्ट डेडलाइन है इन सब एडजस्टमेंट को करने के लिए। इसमें एक पॉइंट जो है वो मिस कर गया मैं लिखना, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी एंटिटीज में क्या होता है कि वो प्रीपेड मॉडल के ऊपर में काम करती हैं। अब प्रीपेड मॉडल के ऊपर में काम कैसे करते हैं कि सपोज टू से आपका किसी कंपनी के साथ टाई अप है और आप उनको जो भी काम कर रहे हो, वो काम के इनवॉइस से पहले ही आप उस काम का उनसे एडवांस ले लेते हो। बेसिकली जैसे सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि कई लोग, जैसे सपोज टू से मैं अगर बात करूं, कोई सर्विसेज दे रहे कंसल्टिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। अब आपने क्या किया कि सामने वाले बंदे को कोड दिया कि आपको इस कंसल्टेंसी के लिए मैं 5 लाख रुपए पे करूंगा और 2.5 लाख रुपए आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दो, और बाकी के 2.5 लाख रुपए जो है मैं आपको फाइनल इनवॉइस के टाइम पे दूंगा या फाइनल इनवॉइस करने के बाद में दूंगा। अब इसमें क्या होता है, आपके 2.5 लाख रुपए जो है वो एडवांस में आ गए। अब गवर्नमेंट उसमें क्या कहती है कि आपके पास जो 2.5 लाख रुपए एडवांस हुआ है, उस एडवांस के ऊपर जो है आप जीएसटी जो है वो पे कर दीजिए। जी हाँ, क्योंकि आपने उतने का काम भी रेंडर कर दिया है, बस आपने इनवॉइस नहीं बनाया है। और जब आप फाइनल इनवॉइस बनाएंगे तो उस टाइम पर जाकर आप उसकी जो है एडजस्टमेंट जो है अपनी रिटर्न में कर लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है जो आपको करनी होती है। प्रीवियस मंथ में आप लायबिलिटी पे करके आते हो एडवांस पे ऊपर, और नेक्स्ट मंथ में जब वो इनवॉइस आप जनरेट कर देते हो तो बीच का डिफरेंस जो होता है, आइदर वो हायर साइड है लोअर साइड है, उसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट जो है अपनी रिटर्न में करनी होती है थ्रू दी जीएसटीआर 1 और 3B के थ्रू उसको आपको पे करना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो मैं इसमें मिस कर गया तो मैं आपको बता रहा हूं, वो भी आप यहाँ पर जरूर जो है वो कर लीजिएगा साथ ही साथ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर हम इन सब की एरियाज को नहीं देखते हैं तो हमारे लिए रिस्क क्या है। पहला पोटेंशियल रिस्क जो हमारे लिए आ जाता है पेनल्टी और इंटरेस्ट का, जो कि बहुत मेजर इशू है। होता क्या है इसके अंदर में, अभी आपने यहां पर इसको ठीक नहीं किया, यहां पर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, आप 9 फाइल करने गए, 9 फाइल करते टाइम आपको ये इशू डिफाइंड हो गया, आपको पता लग गया ऑडिट में कि जी आपकी सेल की कोई रिटर्न बिल छूट गया था, या उसमें सेल में प्राइस कम लग गया था, बाद में हमने चेंज करा, बिल की वैल्यू 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए हो गई, या कोई हमने इनपुट का इनवॉइस था, आईटीसी का इनवॉइस था, वो एक्सेस क्लेम कर लिया था। अब इस टाइप का कुछ पता लगा, आपने रिकंसिलेशन किया, 9C फाइल करी, डीआरसी 03 के थ्रू आपने टैक्स पे कर दिया। अब उस टाइम पर आपको इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ जाएगा। चलिए आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, अब उस पे हो सकता है पेनल्टी भी लग जाए। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रिस्क है जो आपको वहां पर आ जाएगा आपके ऊपर पे करने के लिए। दूसरा क्या है, हायर ऑडिट और स्कूटनी रिस्क नोटिस। अब इसमें दूसरी चीज क्या हो जाती है कि आप जब जो है ये क्या नाम है, नोटिस डिस्क्रिपेंसी का आ जाता है आपके पास में, क्यों आ जाता है, आपने अपनी 9 फाइल करी, डीआरसी 3 के थ्रू टैक्स पे कर दिया, आपको लगा जी हमने कर लिया, गंगा नहा है, हो गया सब, नहीं। अब इसमें क्या होगा कि ये आप जानते हो, आपका ऑडिटर जानता है कि ये इशू था, हमने 9C के में रिकंसिलेशन करो, डीआरसी के थ्रू टैक्स पे कर दिया, बट होगा क्या कि आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आने के 110% चांसेस बन जाएंगे, बिकॉज उनके इंटेंशनली नहीं है,
आपने टैक्स पे किया है, उनको आपको समझाना पड़ेगा कि जी मेरी ये रिटर्न में दिक्कत थी, ये मैं बिल भूल गया था, इसमें मेरे को बाद में पता लगा, मैं अक्टूबर में भी फाइल करना भूल गया था और अब जाकर जो है मैं उसकी यहाँ पर ये एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर बन जाता है जहां पर आपको जो है नोटिस आने का चांस बन जाता है। तीसरा क्या है, लॉस ऑफ एलिजिबल आईटीसी। अब होता क्या है कि अगर आप अपने आईटीसी को रिकंसाइल नहीं करें, आउटपुट लायबिलिटी तो चलो एक बार को आप पे कर दोगे, आज नहीं तो कल। आईटीसी अगर आपने कहीं मिस कर दिया, मान लीजिए कोई आपके आईटीसी में कोई इनवॉइस दिख रहा था, आप उसको अब तक क्लेम नहीं कर रहे थे, जस्ट आप ये सोच रहे थे कि यार बिल मेरे से रिलेटेड नहीं है, आपको कहीं से कुछ माल आया, आपको लग रहा है, लेकिन बाद में आपको पता लगा जाके कि यार ये बिल तो अपना ही था और ये इसका आईटीसी क्लेम करना था और आईटीसी का अमाउंट भी इतना बड़ा, अब वो आईटीसी आपके लिए लूज हो जाएगा। तो ये रिस्क जो है इसको कवर करने के लिए आपको जो है अपनी जो रिटर्न है ना उसको फाइल करने से पहले इन सब की एरिया और की पैरामीटर्स को जो है वो ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये एक मेजर मतलब डिस्कशन था जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था कि अक्टूबर मंथ जो है वो हमारे लिए क्यों क्रूशियल हो जाता है, क्यों अक्टूबर मंथ में जो है हम लोगों को अपनी जो रिटर्न्स जो है वो फाइल करते टाइम चीजों को जो है ध्यान से देख लेना चाहिए। तो आप अपनी चेकलिस्ट बनाइए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चेकलिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। उस चेकलिस्ट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एंश्योर आईटीसी क्लेम आर कंप्लीट। आप सबसे पहले इंश्योर करो कि आपका सारा आईटीसी क्लेम हो गया। दूसरा, रिकंसाइल 3B विद जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2A 2B। आप अपनी जीएसटीआर 1 को रिकंसाइल करो 3B से, 3B के अंदर आईटीसी को रिकंसाइल करो 2B से, तीनों को एक दूसरे के साथ रिकंसाइल कर लो। ये एक दूसरी चेकलिस्ट का आपका काम निपट जाएगा। दूसरा आप तीसरा काम आप ये करो, अपने क्रेडिट डेबिट नोट्स की एडजस्टमेंट को देख लो और एडवांस की एडजस्टमेंट, वो पॉइंट जो मिस है उसको भी आप देख लो। चौथा है, वो पॉइंट नहीं है, बेसिकली वो मैं ये कहना चाहूँ कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके लिए कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। टैली इज एडवांस टूल, आप और कोई टूल यूज करना, बट इसको कर लीजिए, इसको किसी भी लेवल पे छोड़िएगा मत दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। तो दोस्तों आप ये अक्टूबर का आपका रिटर्न है, इसके अंदर में आप ये सारा अपना इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है वो कर लीजिए और अपने रिटर्न को जो है बहुत सही तरीके से टाइम रहते जो है फाइल कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही एक डिस्कशन का मेन पॉइंट था जो हम आपके लिए लेकर आए थे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल के रिगार्डिंग के द्वारा दी गई जानकारी का लाभ मिल सके। जल्दी हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ में, जहां पर हम आपके लिए हमेशा की तरह एक अच्छी और बढ़िया जानकारी लेकर आएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, तब तक के लिए गुड बाय एंड अलविदा।